आइए आज के इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनुअल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में जिन भी ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। 2013 ईस्वी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान देखिएगा। अभी हमारे चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आ रहा है वो सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप कंट्रोल कर लीजिएगा और सिलेबस पर आपका पकड़ रहेगा तो ये तो एग्ज़ाम छोड़िए, दुनिया के कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप सफलता पाना चाहते हो, अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप चाहते हो कि 100% हम इस एग्ज़ाम में पास करें, तो उसके लिए आपको हमेशा हम कहते हैं सिलेबस पर कमांड कीजिए, या नहीं तो क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर लगभग 10 वर्षों के दौरान आपके एनुअल एग्जाम में या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम से रिलेटेड 10 वर्ष विगत 10 वर्षों के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इतना आप तैयारी कर लीजिएगा तो एग्जाम में आपको फेल का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बातें तो बाद में भी करेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन एक नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या हुआ? वैसे संसाधन जिसकी पूर्ति, जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार कर सकते हैं, जिसकी पूर्ति दोबारा संभव है, यानी कि जिसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे कि वायु हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूमि हो गया, जल हो गया, ये सारे संसाधन क्या है? ये सारे संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है। संसाधन किसे कहेंगे बाबू? प्रकृति में पाए जाने वाले, चाहे मानव निर्मित हो या प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुएं हो जिसका इस्तेमाल मनुष्य करता है, उसे ही तो हम लोग कहते हैं संसाधन। मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने वाले सभी वस्तुएं, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित वस्तुएं हो, उसे ही तो हम लोग कहते हैं संसाधन। संसाधन दो तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में हो गया क्या? सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, भूमि। मानव निर्मित के अंतर्गत फैन हो गया, लाइट हो गया, बहुत तरह के संसाधन है। कुर्सी, टेबल, बेंच हो गया, तहदीस है, विभिन्न प्रकार के वित्त बर्तन हो गया, ये सारे सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन देखिए, लोहा अयस्क है, कोयला है, वन है कि पेट्रोलियम है? तो यहाँ देखिए, ना तो लोहा अयस्क है, ना तो कोयला है, ना तो पेट्रोलियम है, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन है। क्या एक बार कोयला का यूज कर लेंगे तो फिर पुनः प्राप्ति संभव है? नहीं संभव है। इसको फिर इसे प्राप्त करने के लिए आपको बहुत लंबा समय तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी जन्म ले लेगा, आपका धिया पुता भी जन्म ले लेगा, तो पर भी वो प्राप्ति नहीं होगा। एक बार खत्म हो जाएगा तो उसकी प्राप्ति जल्दी संभव नहीं है, बहुत हजार लाखों वर्ष के बाद पुनः पूर्ति संभव होती है। लो अयस्क, कोयला, इसके बाद पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय संसाधन है। लेकिन वर्ण क्या है? वर्ण एक नवीकरणीय संसाधन। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही है। वीडियो को देखते जाइएगा और इसके साथ ही साथ बगल में हम क्या स्क्रीनशॉट दे रहे हैं इसको भी ख्याल में रखना है, इसको भी नोट करना है। अगर इस तरह से पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको एनुअल एग्जाम में अपने स्टेट के अंदर में टॉपर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, बेहतर स्थिति को आप प्राप्त कीजिएगा। किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं? अब भाई यहाँ पे हम आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहे हैं। चट्टान क्या है? जीकेएस स्टडी सेंटर, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहाँ पर ये चट्टान क्या है और चट्टान से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछा जाना चाहिए, उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करवाया गया है। अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, उस स्थिति में आप तो देखिएगा नहीं। चट्टान का मतलब क्या हुआ? बेसिकली पत्थर, सैल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं? तो परतदार चट्टान, और इसी परतदार चट्टान को कहते हैं हम लोग अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है? तो जीवाश्म पाया जाता है। हमारे क्लास के अंदर में जो हम लोग जो पढ़ते थे क्लास 10 के अंदर में, तो एक स्टूडेंट का नाम लिख दिए थे क्या? अवसादी चट्टान। तो परतदार चट्टान है, कहीं पर भी भंग जाता है, बर्बाद हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते थे अवसादी चट्टान। तो उसको लगता था, बहुत बुरा लगता था, तो उस समय उसमें हो जाता था ओल झोल करने में मजा आता था। तो किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म मिलता है? तो परतदार चट्टान के अंदर में। और यहाँ पे हम वीडियो भी सजेस्ट किया और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं इससे रिलेटेड। भूपटल में पाए जाने वाले तत्वों में दो प्रधान है। भूपटल में यानी कि पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाले तत्व के बारे में कह रहा है। प्रधान का मतलब पृथ्वी के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वो होती है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। हमारे वायुमंडल के बारे में कहेगा, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन तत्व पाया जाता है? प्रधान तत्व या प्रधान गैस हमारे वायुमंडल की कौन है? तो वहाँ पे वायुमंडल के बारे में कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है भूपटल यानी कि भूमि के नीचे, तो भूमि के नीचे कौन होता है? भूमि के नीचे होता है ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन। ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए उस महादेश का नाम लिखिए। अब भाई पूछ देगा आपको
एनालिसिस एग्जाम में निम्नलिखित में कौन एक महादेश नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक महासागर नहीं है। महासागर की संख्या 5 और महादेश की संख्या 7 होती है, जो कि यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट के रूप में दे रहे हैं, उसको याद कर ही लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है बेहतर अंक लाने में। बेहतर अंक लाना है तो यहाँ पर हम किस अनुसार से डिस्कस करवा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ हम आपको क्या स्क्रीनशॉट दे रहे हैं उसको ख्याल में रखिए। आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप बेहतर स्थिति में जरूर जाइएगा। तो उस महादेश का नाम लिखिए जहाँ विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, एशिया। आधी से अधिक एशिया महादेश के अंदर में चीन आता है, इसके साथ ही साथ भारत आता है। तो पूरा दुनिया के अंदर में पॉपुलेशन फैलाने में एक तो चीन आ गया है, एक अपना भारत आ गया है। और यूरोप के अंदर में कहिएगा अमेरिका शक्तिशाली है बाबू, कहिएगा ब्रिटेन शक्तिशाली है, कहिएगा फ्रांस वो शक्तिशाली मजबूत कंट्री सब, वहाँ पे जो है मिसाइल तिसाइल दे दी है, पैसा तैसा दे दी है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाने में हमारा इंडिया किसी से कम है क्या? यहाँ पे एक परिवार के अंदर में 15-15 को बच्चा है, मैक्सिमम 15-15, 20-20 को बच्चा है। बच्चा पैदा करने में यहाँ पर किसी को शर्म थोड़ी आता है, बच्चा पैदा कर दो और रोड पे छोड़ दो। उसमें भी बच्चे पैदा करने में सबसे आगे कौन है? बिहार, यूपी। जितनी बड़ी जनसंख्या वहाँ पे है अमेरिका में, उतनी बड़ी जनसंख्या को तो हम लोग जो है कई प्रकार के पर्व त्योहार में नहला देते हैं। यूपी के अंदर में जो जग लगता है, मेला जो होता है, भव्य मेला, उतनी बड़ी जनसंख्या को हम लोग नहला देते हैं, नहा देते हैं। तो वो उस समय पॉपुलेशन बहुत कम है, 20 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, इतना जनसंख्या है अपने देश के अंदर में। 140 करोड़, अभी हो गया होगा 150 करोड़ से प्लस। चाइना के अंदर में भी इसी तरह की जनसंख्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था? उस महादेश का नाम लिखिए जहाँ विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महादेश के अंदर में, एशिया महादेश के अंदर में 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, चीन और अपना देश भारत। कृषि के अंतर्गत हम क्या लेते हैं? देखिए, कृषि क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आप कृषि क्षेत्र के बारे में थोड़ा समझिए। कृषि क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज आ जाएगा वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे खनन हो गया, खनन करते हैं तो प्रकृति मिट्टी से नहीं निकालते हैं। खनन कोई भी चीज जो प्रकृति से संबंधित हो, प्रकृति से संबंधित नेचुरली वाला बात हो, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। तो खेती बाड़ी प्रकृति से संबंधित है ना, मछली पालन ये सब प्रकृति से संबंधित है। क्या उसको हम मछली को बनाते हैं? मछली पालन, इसके साथ ही साथ पशुपालन, ये सब चीज़ क्या है? ये प्रकृति से संबंधित है ना। तो जो प्रकृति से संबंधित है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सही डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों होगा बाबू? क्योंकि फसल है, खेती बाड़ी करना है, ये नेचुरली चीज़ है। मत्स्य पालन, मछली का पालन करना, कोई भी चीज़ जीव जंतु को पालन करते हैं, यानी कि पशुपालन करते हैं, ये सारे कहीं ना कहीं नेचुरली है। खनन, कोयला को खनन करते हैं, इसके साथ ही साथ आप लोहार का खनन करते हैं, तो ये खनन भी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चीज़ के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इसका मतलब खनन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए, लोहा के खनन से, किसी भी चीज़ के खनन से कोई दूसरा चीज़ मिला, जैसे लोहा के खनन से लोहा मिला, और लोहा से जब किसी भी चीज़ का निर्माण करेंगे, यानी कि जब फैक्ट्री के ले जाएंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? औद्योगिक क्षेत्र। यानी कि द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? औद्योगिक क्षेत्र। यानी कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। हमारे कहने का मतलब समझो, जिस तरह से हम आपको बताए कि नेचुरली यानी कि प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज़ आएगा तो उसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे बाबू? एक प्राथमिक क्षेत्र है। अब प्रकृति से जो भी चीज़ निकला और उसको लेके जाएंगे हम लोग फैक्ट्री के अंदर में, एक नया चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, उससे एक नया चीज़ का निर्माण करेंगे। जैसे गन्ना हो गया, केताड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे मान के चलिए तरबूज हो गया, और बहुत सारे फल हो गया। जहाँ से लाए वो हो गया क्या? जहाँ पे हम लोग उसको पैदा किए वो हो गया क्या? नेचुरली, प्रकृति। यानी कि ये जहाँ पे ये मान के चलिए उगाए, पैदा किए, वो हो गया क्या? एक प्राथमिक क्षेत्र हो गया। लेकिन उसी वस्तुओं से, उसी केताड़ी से, उसी गन्ना से हम लोग जब फैक्ट्री में ले जा करके उससे निकाल लेंगे क्या? शक्कर चीनी निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा एक नई वस्तु बन गया। लोहा को निकाले, लोहा को खनन किए, तो वो तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन लोहा से हम बना लेंगे क्या? कोई अन्य मशीन, एक नई वस्तु तैयार कर लेंगे फैक्ट्री के अंदर में, तो वो हो जाएगा क्या? औद्योगिक क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से ही नई वस्तु को तैयार करना वो आ जाता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र से कोई भी वस्तुएं को ले गए हम लोग उद्योग धंधा में,
उद्योग के अंदर में, और उद्योग के अंदर में हुआ नई वस्तु तैयार, और जब ये नई वस्तु तैयार होगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, औद्योगिक क्षेत्र। और इसके साथ ही साथ क्या ध्यान में रखेंगे, जो नई वस्तुएं तैयार हो गया अब उसको हम लोग बेचेंगे, तो बेचेंगे तो वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र को मतलब क्या कहते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र। जैसे बैंक सेवा देता है, रेल सेवा देता है, सेवा का मतलब क्या हुआ, सेवा का मतलब क्या हुआ, सेवा का मतलब होता है क्या, जैसे मान के चलिए हम टेम्पू पर चढ़े हैं, ट्रेन पर चढ़े हैं, टिकट कटाए तो टिकट के बदले में हमको ट्रेनें दे देगा। बैंक में पैसा रखे तो बैंक में पैसा रखे तो इसका मतलब, बैंक में पैसा रखे तो इसका मतलब हमको बैंके दे देगा, नहीं देगा। तो वो होता है सेवा। सेवा का मतलब क्या हो, आप जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में काम कर देगा, आपका कुछ हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में वो चीज़ नहीं देगा। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में क्या आ जाता है, सेवा क्षेत्र। इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद देखिए 7वें नंबर प्रश्न, अंकलेश्वर किस खनिज के लिए, किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो अंकलेश्वर जो है पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, बच गया 6 नंबर का क्वेश्चन। सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत राज्य है, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत राज्य है गुजरात। इसलिए ना कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद का, जो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर में। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को ही कहा जाता है। इस बात को ख्याल में रखिएगा। सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत राज्य, सूती कपड़ा उद्योग में मतलब क्या हुआ, सबसे उन्नत बढ़िया किस्म का सूती कपड़ा कहाँ मिलता है, इसमें कौन आ गया हमारे देश के अंदर में, तो वो राज्य है गुजरात। इसको ध्यान में रखेंगे बाबू। अंकलेश्वर किस खनिज के क्षेत्र के से संबंधित है, अंकलेश्वर किस खनिज क्षेत्र से संबंधित है, तो पेट्रोलियम से संबंधित है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और बार बार सभी वीडियो के अंदर में कह रहे हैं स्क्रीनशॉट को इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट को इग्नोर कीजिएगा तो आपको एनएमएस एग्जाम इग्नोर कर देगा, लेते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का परमाणु देशांतर कौन है। भारत का परमाणु देशांतर के बारे में पूछे, चाहे भारत का मानक मध्याह्न रेखा के बारे में पूछे, वो होता है 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ चाहे एन लिखा रहे चाहे उत्तर लिखा रहे, एन का मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर। इस तरह से इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ख्याल में रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, किस जलवायु प्रदेशों में वर्षा हल्की मगर सालों भर होती है, तो वह प्रदेश होती है, कौन सी प्रदेश होती है, तो विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यहाँ पर दिया है भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये नहीं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। किस जलवायु प्रदेशों में वर्षा हल्की मगर सालों भर होती है, तो विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर में होती है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, इनमें से कौन समताप मंडल के ओजोन गैस की परत को क्षय करता है, यानी कि समताप मंडल के अंदर में कौन सी परत पाई जाती है, तो समताप मंडल के अंदर में पाया जाता है ओजोन परत। और ये ओजोन परत क्या क्या काम है, ये ओजोन परत हमारे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने का काम करता है। अगर ये समताप मंडल में ओजोन परत नहीं होता तो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है, ये ऐसा ही अचानक हमारी धरती के ऊपर पड़ता। और जब ये धरती के ऊपर आता तो लोगों को जलन होता, तरह तरह की समस्याएं आती, चर्म कैंसर, तरह तरह के रोग बीमारी लोग ग्रस्त होता। आज जो हम लोग जो है, आज हमारे बीच में हम लोग जब भी तेज धूप में जाते हैं तो वहाँ पे क्या समस्याएं देखने को मिलती है, तेज धूप में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर ये समस्याएं देखने को मिलती है, हम लोग को छटपटाहट का एहसास होता है, जलन की महसूस होती है, जलन महसूस होती है। ये किसके वजह से, तो यही ओजोन परत में धीरे धीरे हम लोग इतने सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रदूषण की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी है, विश्व तापन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ रही है, जिसके चलते क्या हुआ है, ओजोन परत में छिद्र हो गया है। ओजोन परत में छिद्र होने से हानिकारक पराबैंगनी किरण धीरे धीरे हमारी धरती पर पहुंच रहा है, इसलिए आज हम लोग तेज धूप में टिक नहीं पाते हैं, जलन महसूस होने लगता है, कैसे कैसे लगने रहता है ना। तो ये ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये ओजोन परत का काम क्या है, ये हानिकारक पराबैंगनी किरण को अपने अंदर में सोख लेती है। वैसे ये ओजोन परत क्या है, ये हमारे प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो यूट्यूब पे सर्च करके देख ही लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर में 10 से रिलेटेड और एनएमएस एग्जाम से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन को डिटेल से चर्चा किया है, तो इसलिए आप ये
उस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ओजोन परत क्या है, जीके स्टडी सेंटर, वहाँ पर इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। यहाँ पे चर्चा करेंगे तो बार बार हम कह रहे हैं, यहाँ पर यदि डिटेल से चर्चा किया जाए तो उस स्थिति में होगा क्या, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो उस स्थिति में आप देखिएगा नहीं। तो जरूर है उस वीडियो को आप जाकर देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन सप्ताह मंडल के ओजोन गैस की परत को क्षय करता है, ओजोन गैस की परत को क्षय करता है। तो ओजोन गैस की परत की क्षय करने वाला वो है CFC। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से कौन सप्ताह मंडल के ओजोन गैस की परत को क्षय करता है, ओजोन गैस की परत को क्षय करता है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बोलिएगा सर जी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये नहीं करता है, ये भी करता है, लेकिन इसके तुलना में ये ज्यादा करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। इनमें से कौन समताप मंडल के ओजोन गैस परत की क्षय करता है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये इसको ध्यान में रखेंगे। ताप्ती नदी से दक्षिण गोवा तक की तटीय मैदान क्या कहलाता है? ताप्ती नदी से दक्षिण गोवा तक के तटीय मैदान क्या कहलाता है? तो कोंकण का तटीय मैदान, कोंकण का तटीय मैदान। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बात और ख्याल रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो इसको भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है वो 2013 ईस्वी में जो पूछा गया था आपके एनमोल्स एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को हमने एक बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है और स्क्रीनशॉट भी देने का प्रयास किया है। तो जितने भी क्वेश्चन को हमने समझाए हैं, स्क्रीनशॉट देने का प्रयास किया है, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको रेगुलर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए और उसको तैयारी कीजिए। आपको एनमोल्स एग्जाम को छोड़िए ना, आप कहीं पर भी आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आगे रहिएगा किसी भी क्षेत्र के अंदर में, किसी भी एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास जो एनएमएस एग्जाम का तैयारी कर रहा है उसके पास जरूर भेजिएगा, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ पाए और हमारा सहयोग हो पाए। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें एनर्जी देता है, मोटिवेट करता है। तो इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा।